स्टूडेंट्स, तो आज का हमारा टॉपिक है इम्पोर्टेंट सीपीयू शेड्यूलिंग टर्मिनोलॉजीज. व्हाट आर द टर्म्स बेसिकली यूज इन द सीपीयू शेड्यूलिंग? ओके, सो फर्स्ट इज द बर्स्ट टाइम. टाइम रिक्वायर्ड बाय प्रोसेस टू कंप्लीट एग्जीक्यूशन, दैट इज रनिंग टाइम. तो जितना टाइम उस प्रोसेस को रनिंग स्टेट के अंदर लगता है वो उसका बर्स्ट टाइम होता है. ओके, सो अराइवल टाइम व्हेन प्रोसेस एंटर्स इन रेडी स्टेट. रेडी स्टेट में आने के लिए प्रोसेस को जितना टाइम लगता है वो उसका अराइवल टाइम होता है. फिनिश टाइम और यू कैन से इज कंप्लीशन टाइम when the process completes or exit from the system. जब प्रोसेस सिस्टम से बाहर चली जाती है तो वो फिनिश टाइम होता है. ओके, जितना टाइम उसे बाहर निकलने में लगा. CPU IO burst cycle. It characterizes process execution which alternates between CPU and IO activity. So this is CPU IO burst cycle. Here you can see that it alternatively shifts from CPU burst to IO burst like if you are running load storage, if you are adding some stored data, or if you are reading from file, but then suddenly process shifts from running state to waiting state. इसका मेन रीज़न क्या है कि सीपीयू कभी भी आइडल नहीं रहना चाहिए, तो हमें अल्टरनेटिवली शिफ्ट करनी पड़ेगी. अगर मान लो एक प्रोसेस है उसको आईओ ऑपरेशन चाहिए तो वो आईओ बर्स्ट में चली जाएगी, तो सीपीयू उस टाइम में आइडल नहीं रहना चाहिए. तो सीपीयू में कौन सी आ जाएगी? दूसरी प्रोसेस आ जाएगी जो शेड्यूल करेगा. ओके, सो ऐसे अल्टरनेटिवली चलती रहेगी. पहले सीपीयू बर्स्ट, आईओ बर्स्ट, सीपीयू बर्स्ट, आईओ बर्स्ट, सीपीयू बर्स्ट एंड आईओ बर्स्ट. ओके, सो दिस इज सीपीयू आईओ बर्स्ट साइकिल. Now the CPU scheduling criteria is having CPU utilization. We want to keep CPU as busy as possible. CPU utilization can range from 0 to 100%. नॉर्मली क्या होता है, हमारा जो CPU यूटिलाइजेशन होता है वो 40 to 60% के बीच में होता है. 40% किसके लिए? लाइटली लोडेड के लिए, और हैवी लोडेड सिस्टम के लिए 60%. ओके, सो थ्रोपुट क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोसेसेस दैट आर कंप्लीटेड पर यूनिट टाइम इज थ्रोपुट. अब पर यूनिट ऑफ टाइम में जितनी नंबर ऑफ प्रोसेस हम कंप्लीट कर लेते हैं वो होती है उसकी थ्रोपुट. टर्न अराउंड टाइम क्या होता है? टर्न अराउंड टाइम होता है द इंटरवल फ्रॉम द टाइम ऑफ सबमिशन ऑफ प्रोसेस टू द टाइम ऑफ कंप्लीशन इज टर्न अराउंड टाइम. मतलब जितना टाइम उसे सबमिशन करने में लगा माइनस जितना उसे आने में लगा, उसके बीच का जो भी प्रोसेस एग्जीक्यूशन टाइम है वो टर्न अराउंड टाइम होता है. वेटिंग टाइम बेसिकली क्या होता है? द अमाउंट दैट स्पेसिफिक प्रोसेस नीड्स टू वेट इन रेडी क्यू. रेडी क्यू में जब तक प्रोसेस वेट करती है वो उसका वेटिंग टाइम होता है. ठीक है, जब तक उसकी टर्न नहीं आ जाती रनिंग स्टेट के लिए तो उसका वेटिंग टाइम होता है. हम जो है प्रोसेस का रनिंग टाइम में कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हम उसे इस तरह शेड्यूल कर सकते हैं कि हमारे पास मिनिमम उसका वेटिंग टाइम हो. ओके, so response time. What is the response time? Is amount of time in which the request was submitted until first response is produced. Let's take an example के थ्रू हम इसको अच्छे से समझेंगे सभी टर्म्स को. completion time, turnaround time, waiting time, response time. So let's make a Gantt chart. Okay, तो अराइवल टाइम और बर्स्ट टाइम हमें गिवन है. अराइवल टाइम क्या होता है कि रेडी स्टेट में आने से पहले का टाइम, उसको कितना टाइम लगा, और बर्स्ट टाइम प्रोसेस कितनी ड्यूरेशन ऑफ दैट प्रोसेस कितना टाइम में एग्जीक्यूट होगी. ओके, तो अराइवल टाइम सबसे पहले प्रोसेस कौन सी आई? 0 पे P3. ठीक है, उसको कितना टाइम लग रहा है? 2 सेकेंड. ओके, फिर 2 पे कोई प्रोसेस है? नहीं है, तो ये क्या रहेगा? आइडल. ठीक है, फिर 3 पे कौन सी प्रोसेस आई हमारी? P1. अब इसको कितना टाइम लग रहा है? 4 सेकेंड. 3 + 4 7. फिर 7 पे तो नहीं है कोई, बीच में ही आ जानी चाहिए थी कोई प्रोसेस, लेकिन लेट अस अज्यूम दैट इट इज़ नॉन प्रीम्प्टिव, तो हम बीच में प्रीम्प्ट नहीं कर सकते. तो इसके बाद आई P5 प्रोसेस जिसको लग रहे हैं 3 सेकेंड. तो ओके, इसके बाद आएगी P2. ओके, सो इसको लग रहे हैं 3 सेकेंड. फिर इसके बाद आएगी P4 को लग रहा है 1 सेकेंड. तो कंप्लीशन टाइम हम कौन से होते हैं? जो राइट हैंड साइड जिसको जितना टाइम लग रहा है. तो P3 पे हम देख रहे हैं कि 2 सेकेंड, P1 पे 7, P5 पे 10, P2 पे 13 एंड P4 पे 14.
So what is turnaround time? Turnaround time means completion time minus arrival time. So completion time minus arrival time is 4. 13 minus 5, 8. 2. 14 minus 6, 8. 10 minus 4, 6. So what is waiting time? Waiting time you can say is turnaround time minus burst time. So what is turnaround time? 4. 4 minus 4, 0. इसको कितना टाइम लगा वेट करने के लिए? 8 minus 3, 5. 2 minus 2, 0. 8 minus 1, 7. 6 minus 3, 3. रिस्पॉन्स टाइम. रिस्पॉन्स टाइम का मतलब क्या हुआ कि होनी किस पे थी प्रोसेस, लेकिन शेड्यूल किस पे हुई, मतलब आई कब माइनस अराइवल टाइम. तो P3 ज़ीरो पे आई थी, ज़ीरो पे मिल गई, तो इसका रिस्पॉन्स टाइम 0. P1 को आना था 3 पे और 3 पे ही आई तो 0. P5 को आना था 4 पे लेकिन आई 7 पे, तो इट्स रिस्पॉन्स टाइम इज़ 3. P2 का रिस्पॉन्स टाइम 5. 13 माइनस P4 का आया 13 माइनस 6 दैट इज़ 7. ओके, सो आई होप आपको ये सारी टर्म्स क्लियर हो गई होगी. थोड़ा सा आगे देख लेते हैं. सो अभी मैंने समझाया था कि रेडी स्टेट, रनिंग स्टेट और कंप्लीशन. ओके, सो अराइवल टाइम क्या होगा इस रेडी स्टेट में आने से पहले का टाइम. रेडी से रनिंग तक जाने का टाइम क्या होगा? वेटिंग टाइम. रनिंग से कंप्लीट होने का टाइम क्या होगा? बर्स्ट टाइम, मतलब ड्यूरेशन टू कंप्लीशन. ओके, और कंप्लीट होने के बाद जो टाइम लगा वो कंप्लीशन टाइम. सो कंप्लीशन टर्न अराउंड टाइम हमने क्या पढ़ा है? कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम. और वेटिंग टाइम हमारा क्या है? टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम. ऑब्वियस सी बात है कि वेटिंग टाइम हमारा क्या होगा? जो हमारा टर्न अराउंड टाइम है माइनस बर्स्ट टाइम. टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम, दिस इज़ वेटिंग टाइम. अब मैक्सिमाइज, मतलब सीपीयू शेड्यूलिंग क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग मैक्सिमाइज क्या होना चाहिए? सीपीयू यूटिलाइजेशन. सीपीयू का यूज़ सबसे ज़्यादा होना चाहिए, आइडल नहीं रहना चाहिए सीपीयू. और थ्रूपुट उसका ज़्यादा होना चाहिए. थ्रूपुट हमारे पास क्या था? नंबर ऑफ प्रोसेसेस कंप्लीटेड पर यूनिट टाइम. तो वो भी हमारी मतलब 1 सेकंड में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोसेस कंप्लीट हो जानी चाहिए. ठीक है. मिनिमाइजेशन क्या होना चाहिए? टर्न अराउंड टाइम. जो हमारा कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम है वो भी बहुत कम होना चाहिए. हमारा वेटिंग टाइम बहुत कम होना चाहिए. हमारा रिस्पॉन्स टाइम बहुत कम होना चाहिए. ओके, सो व्हाट इज़ अ डिस्पैचर? डिस्पैचर इज़ अ मॉड्यूल दैट गिव्स कंट्रोल ओवर द सीपीयू आफ्टर इट हैज़ बीन सिलेक्टेड बाय द शॉर्ट टर्म शेड्यूलर. अब शॉर्ट टर्म शेड्यूलर का काम हमारे पास क्या था कि एक प्रोसेस सेलेक्ट करता है जिसे हमें आगे भेजना है रेडी क्यू से रनिंग स्टेट पे बेस्ड ऑन डिफरेंट एल्गोरिथम्स. ओके, तो डिस्पैचर क्या करता है? अब सिलेक्ट करने का काम किसका? शॉर्ट टर्म शेड्यूलर का. लेकिन रेडी क्यू से रनिंग क्यू में लेके जाने का काम किसका है? डिस्पैचर का. ओके, तो डिस्पैचर का काम क्या है? रेडी क्यू से रनिंग स्टेट में लेके जाएगा और सीपीयू देगा. ओके, सो फंक्शंस इन्वॉल्विंग फॉलोइंग दैट इज स्विचिंग कंटेक्स्ट. मतलब क्या करेगा? एक स्टेट में दूसरे स्टेट में लेके जाने के लिए हमें कंटेक्स्ट स्विचिंग करनी पड़ती है. कंटेक्स्ट स्विचिंग में क्या होता है? पीसीबी जो होता है मेन मेमोरी का, वो सेव्स द स्टेट ऑफ द पीसीबी. ओके, स्विचिंग टू यूज़र मोड. अब हमारे जो ऑपरेशंस हो रहे होते हैं रीडिंग फ्रॉम फाइल वो सारे कर्नल मोड में होते हैं. अब हमें रनिंग स्टेट में सीपीयू प्रोवाइड करना है तो हमें स्विचिंग टू यूज़र मोड करना पड़ेगा. ओके, जंपिंग टू प्रॉपर लोकेशन एंड यूज़र प्रोग्राम टू रीस्टार्ट दैट प्रोग्राम. अब जब हमारा एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाएगा तो हमें डिस्पैचर को फिर से उसी स्टेट पे लेके जाना पड़ेगा जहाँ पे वो ऑलरेडी पहले था. ओके, डिस्पैच लेटेंसी. अमाउंट ऑफ टाइम नीडेड बाय द सीपीयू शेड्यूलर टू स्टॉप वन प्रोसेस एंड स्टार्ट अनदर. हमारा सीपीयू शेड्यूलर जो एक प्रोसेस को ख़त्म करने में और दूसरे प्रोसेस को स्टार्ट करने में जो बीच का टाइम लगता है एक्स्ट्रा टाइम, उसे बोलते हैं डिस्पैच लेटेंसी. It involves context switching, these 3 operations. Okay, dispatcher should be fast as possible since it is invoked during every process switch. तो सिंपल सी बात है कि जब शॉर्ट टर्म शेड्यूलर हमारा स्विचिंग करता है, मान लो 100 प्रोसेसेस है, हम क्या चाहेंगे? डिस्पैचर जो है वो जल्दी से काम करे ताकि हमारा जो प्रोसेस एग्जीक्यूशन के अलावा जो टाइम है वो कम से कम लगे. ओके, सो आई होप आपको ये सब समझ आ गया होगा.
अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कंटेक्स्ट स्विचिंग के बारे में।